हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th हिस्ट्री में आधुनिकीकरण के रास्ते और आधुनिकीकरण के रास्ते में कोरिया की कहानी। और कोरिया की कहानी में हमने देखा था निरंतर आर्थिक विकास को। इससे पहले वाले वीडियो में आज हम उसी को आगे चलते हैं कि कोरिया कैसे लोकतंत्र की राह पे चला। मैं आपको याद दिला दूं, हमने लास्ट में देखा था कि 1987 के अंदर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे होते हैं चुन डू हवन की सरकार के खिलाफ। चुन डू हवन एक अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए राष्ट्रपति थे और इस प्रदर्शन के दौरान सरकार के प्रशासन की तरफ से लिए गए स्टेप्स की वजह से, जो भी स्टेप्स लिए गए प्रदर्शन को नियंत्रण में करने के लिए, उस दौरान एक छात्र की मौत हो जाती है। और छात्र की मौत के बाद में फिर पूरे देश में आंदोलन चल जाते हैं दक्षिण कोरिया के अंदर। और इन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप चुन डू हवन, जो कि एक इनडायरेक्टली चुनकर आए थे अप्रत्यक्ष रूप से, उनको वहां पर चुनाव कराने होते हैं। और इस तरह से आप देखते हो कि दक्षिण कोरिया के अंदर लोकतंत्र की मांग उठने लगती है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से दक्षिण कोरिया के अंदर लोकतंत्र आता है। क्या बात मेरी समझ गए हो बेटा? अभी तक हमने इससे पहले देखा था किस तरह से आर्थिक विकास जो है दक्षिणी कोरिया में चुन डू हवन के शासन में हुआ। लेकिन चुन डू हवन भी एक डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो इनडायरेक्ट रूप से चुन के आए थे। और 1987 में उनके प्रशासन के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने से एक छात्र की मौत हो जाती है। और इसी की वजह से पूरे दक्षिणी कोरिया के अंदर आंदोलन जोर पकड़ते हैं। और इन्हीं आंदोलनों के कारण मजबूर होके चुन डू हवन को, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए थे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए थे, उनको अब वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करना पड़ा। आगे की कहानी कोरियाई लोकतंत्र, किस तरह से कोरिया में लोकतंत्र आया। और IMF संकट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सभी देशों को लोन प्रोवाइड करती है, मदद करती है जब कोई देश आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर हो जाए आर्थिक संकट के दौरान। लेकिन इसमें हम यही देखेंगे किस तरह से कोरिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक रूप से आगे बढ़ रहा था, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा था, आखिर उसी कोरिया को किस तरह से आर्थिक संकट की राह से गुजरना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया जो डेवलप्ड करता जा रहा था, विकास के रास्ते पे चला, उनका आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उनको IMF, जो कि कहिए कि आप सोच सकते हो जैसे देश के लिए रिजर्व बैंक होता है, तो वर्ल्ड के अंदर विश्व की कंट्री अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो IMF से लोन लेने के लिए जाते हैं। तो उसी को देखना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दक्षिण कोरिया 1987, इस डेट से आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा एक डाल 1987 से 1996 के पीरियड में क्या डेवलपमेंट होते हैं। ये 1987 का वो पीरियड है जब कोरिया डेवलप की राह पे चलता है। और 1996 के बाद में किस तरह से वो उनका डेवलपमेंट रुक जाता है और उनको IMF के पास में जाना होता है। और फिर आपने देखना है कि कोरिया विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित कर रही है इन्होंने, किस तरह से एक देश के लोग अपने देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए किस तरह से अपने जो गोल्ड रिजर्व जो घर में रखते हैं ना हम सोना, वो सारा बाहर निकालते हैं और IMF को चुकाते हैं। यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने 2.13 बिलियन
डॉलर का सोना अपने घर से निकाल के IMF का लोन चुकाने के लिए उन्होंने पूरे देश की जनता ने अपने घर में जो आप पहनते हैं ज्वेलरी वगैरह, वो सारी ज्वेलरी को जमा कर दिया सरकार के पास, और सरकार ने वो जो कि उनके ऊपर लोन था IMF का चुकाया। तो इसी स्टेप में हम देखते हैं, देखो पहले 1971 के पीरियड में वहाँ पे डेमोक्रेसी थी दक्षिण कोरिया में, और उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ और सेना का शासन बना। एक सेना के शासन के अंदर चुंग वांग ही आते हैं और उन्हीं का सेना का उनका ही तख्ता पलट कोई सेना के दूसरे कमांडर करते हैं, ठीक है ना। और फिर आप देखते हो कि चुन दो हवन होते हैं, और 1987 में फिर दोबारा से वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ 1971 से 1987 तक, 1987 तक का ये पीरियड है जब दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सेना का एक किस्म से शासन रहा है, या फिर आप कह सकते हो इनडायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्र में चुन डू हवन एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति थे। लेकिन 1987 के बाद में वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। कैसे आता है उसकी राह को समझेंगे और फिर देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आने के बाद में कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क होते हैं, विकास के काम होते हैं। फिर हम देखेंगे किस तरह से विकास की गति धीमी पड़ी और एक संकट आया जिसमें IMF के पास में जाके पैसा मांगना पड़ा, और वहाँ के लोगों ने इस लोन को किस तरह से चुकाया। सिंपल फंडा समझ में आ गया। पायल, राधा या गार्गी, किसी को भी किसी तरह का डाउट है बेटा? नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो 1987 के अंदर चुनाव तो हुए, लेकिन चुनाव के अंदर में हमने देखना यह है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, विपक्षी पार्टियां, उनमें कोई एकता नहीं। देखो बेटा, ये सारी पार्टियां हैं, अगर ये एक साथ आ जाती अपोजिट पार्टियां तो फिर इनकी सरकार बन सकती थी, लेकिन नहीं एक साथ आई। इसी की वजह से चुन भवन के ही एक साथी जो कि इससे पहले भी बैठे हुए थे 1987 से पहले, चुन भवन का रोल था, वो राष्ट्रपति थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इन्हीं के साथी, और वो भी सेना के नेता रोहो ताएगू, वो चुनकर आते। यानी कि 1987 के बाद में लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन लोकतंत्र में भी आने के बाद में वही चुन डू हवन के जो सैन्य से नेता थे, आर्मी के कमांडर थे, वो नेता बनते हैं। और फिर क्या होता है, रोहे ताएगू बन तो जाते हैं नेता वहां के, लेकिन ये भी जो विपक्षी नेता है, देखो ना सरकार होती है, जैसे कि भारत के अंदर अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी लेड कोalition गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसी तरह से सैन्य नेता रोहे ताएगू तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो विपक्ष में, जैसे आज के दिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के रूप में आप मान सकते हो राहुल गांधी है, तो इसी तरह से विपक्षी नेता किम यंग शेन थे, और इनकी दोस्ती हो गई रोहित की पार्टी से समझौता हो गया। कहने का मतलब जो सरकार में है और जो विपक्ष में है, दोनों एक साथ में आ गए। तो इसके बाद में फिर 1992 में जाकर असली चुनाव होते हैं जब लोकतंत्र स्थापित हो। देखो बेटा, ये 1987 में चुनाव हुए, चुन डू हवन के साथी सैन्य नेता रोहे ताएगू बनते हैं, और वो विपक्षी नेताओं के साथ मिल जाते हैं किम यंग शेन, और किम यंग शेन 1992 में राष्ट्रपति बनते हैं। अब इनके राष्ट्रपति बनने के बाद में 1992 में देश के अंदर क्या चेंजेस आती है वो हमने देखना है। अच्छी चेंजेस क्या आती है वो भी देखना है, विकास के कार्य क्या होते हैं वो भी देखना, और जो विकास के कार्य हुए उनका आज तक जानकारी है, आज तक जानकारी की बात करेंगे। यानी कि किम जब राष्ट्रपति बने 1992 में, तो इनके यहाँ पे प्रोडक्ट बनने लगे, सनशाइन, जो कि आप आज के दिन सनशाइन
के कई सारे प्रोडक्ट हम अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। हुंडई की कार हमारे यहाँ पे, एलजी के आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे 1992 में जब देश में दक्षिणी कोरिया में राष्ट्रपति बनते किम, उस टाइम वो काफी प्राइवेटाइजेशन को, औद्योगिकरण को सपोर्ट करते हैं और सैमसंग कंपनी, हुंडई, एलजी के उद्योग डेवलप होते हैं, वहां से प्रोडक्ट दूसरे देशों को जाते हैं। अब देखो, आपके देश में कोई इंडस्ट्री है, वो डेवलप करेगी, उसका उद्योग से बनी हुई चीजें दूसरे देश को जाएंगी, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है बेटा। क्या आता है? फॉरेक्स रिजर्व आता है, पैसा आता है, जिससे आप दूसरे देशों से कुछ चीजें खरीद सकते हो। तो वही उन्होंने किया। सैमसंग, हुंडई और एलजी के प्रोडक्ट बिक्री किए उन्होंने दूसरे देशों को। उनके केमिकल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रीज लगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लगी, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर, है ना। और 1992 में बने हैं देश के राष्ट्रपति, नाम है किम। किम बनने के बाद में अच्छे काम क्या हुए? नंबर 1 सैमसंग, हुंडई, एलजी के प्रोडक्ट बने। नंबर 2 केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। 1996 में कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोल दिया गया है, यानी कि ओपन मार्केट इकोनॉमी बना दिया गया है कोरिया को, ठीक है ना। 1996 में इन्होंने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD को ज्वाइन कर लिया है। आप जान रहे हो किस तरह से वो प्रगति के राह पे, जैसे आज के दिन में हम देखते हैं कि हम WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सभी देशों के बीच में व्यापार को नियंत्रित करता है। इसी तरह से उस वक्त में OECD होता था, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इससे कोरिया इस तरह के प्रोडक्ट बनाने लगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, यानी कि आप कोरिया के जो प्रोडक्ट है दूसरे देशों को भेजे जा रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं। कोरिया की कहानी, लोकतंत्र, IMF का संकट आएगा अभी, IMF का संकट का मतलब है जब कोरिया की सरकार को IMF से पैसे मांगने पड़ते हैं, वो देखना है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम 1996 से आगे की कहानी देखते हैं, जो बहुत अच्छी कहानी तो नहीं है कोरिया के लिए। 1996 से आगे की जो कहानी है वो बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? धीरे धीरे व्यापार में घाटा होता जा रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है कोरिया को। क्यों घाटा हो रहा है उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि करप्शन, किसी भी देश में अगर करप्शन होगा तो करप्शन होने के कारण तो व्यापार में घाटा होगा ही। वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था, वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन हो रहा था, वहाँ पे व्यापार का जो संचालन है उसमें करप्शन हो रहा था। 3-4 कारण गिना सकते हो। व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, यानी कि धीरे धीरे जो व्यापार कर रहे हैं उससे घाटा होता जा रहा है। जैसे आप नहीं, हमारे देश में अभी देखा था हमने कि जो एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस है, एयरवेज, हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ, उस देश की एयरलाइन घाटे में चल रही थी। आखिर में भारत की सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि वो टाटा को दे दी गई एयरलाइंस, क्योंकि घाटे में चल रही थी। इसी तरह से यहाँ पर व्यापार में घाटा हो रहा था। इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था और करप्शन, भ्रष्टाचार चल रहा था। इस वजह से देश फिर दोबारा से देश की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, नीचे की तरफ आ गई। अब इस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए दक्षिणी कोरिया ने क्या स्टेप उठाए? तो उन्होंने क्या किया? विदेशी मुद्रा संकट आ गया, IMF के पास चले गए। IMF से इन्होंने मांग कर ली पैसे की कि हमारे देश को पैसा दे दो भाई। IMF ने पैसा तो दिया, लेकिन IMF ने पैसा इनको आर्थिक संकट से उबरने के लिए दिया। IMF फ्री में तो पैसा देता नहीं, वापस उसको देना था। अब वही है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे, मेरे बच्चों, कि किस तरह से आर्थिक संकट से कोरिया उबरा,
कैसे उभरा? इन्होंने पूरे देश के सभी लोगों ने अपने पास में जितना भी सोना जमा किया हुआ था, कुछ ही सालों में 1997 से 1998 के कुछ महीनों के अंदर पूरा लगभग 2.13 बिलियन का गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट चला है, जैसे भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, जिसके अंदर सभी देश के लोग एक हो गए थे देश की आजादी के लिए, है ना। इसी तरह यहाँ पे गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट चला, सोने को इकट्ठा किया गया और तब जाकर दक्षिण कोरिया इस आर्थिक संकट से उभरा या नहीं, देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन हाँ, यहाँ तक तो हम जान चुके हैं किस तरह से दक्षिण कोरिया के लोगों ने अपनी सरकार की मदद की है गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट में, ताकि वो सरकार अपना लोन चुका पाए गोल्ड देकर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी ही शायद हमें इसके बाद में हम आपसे स्कूल में मिले और आगे की क्लासेस स्कूल में चले। थैंक यू।